हेलो दोस्तों, आज हम लोग पढ़ेंगे बिहार बोर्ड क्लास 10th विज्ञान का ये पहला चैप्टर रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण, अंग्रेजी में कहेंगे केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन। इसमें हम लोग पढ़ेंगे रासायनिक अभिक्रियाएं होती क्या हैं, समीकरण क्या क्या हैं, रासायनिक समीकरण जिसे केमिकल इक्वेशन भी बोलते हैं, और रासायनिक अभिक्रियाओं के जो कुछ प्रकार हैं उसके बारे में पढ़ेंगे। रासायनिक अभिक्रिया, रासायनिक परिवर्तन और भौतिक परिवर्तन के बारे में हम लोगों ने क्लास 9th में पढ़ा कि भौतिक परिवर्तन क्या होता है, रासायनिक परिवर्तन क्या होता है। भौतिक परिवर्तन में हम अगर बर्फ से पानी, मतलब अगर परिवर्तन अपने मूल रूप में फिर से आ जा रहा है तो उसे भौतिक परिवर्तन कहेंगे। और रासायनिक परिवर्तन के अगर उसका मूल रूप है कुछ ताप बढ़ाने घटाने से अगर वो परिवर्तित हो रहा है और फिर वो वापस अपने मूल रूप में नहीं जा पा रहा है, उसे रासायनिक परिवर्तन कहेंगे। और रासायनिक परिवर्तन में जो अभिक्रिया, जो प्रक्रिया का प्रयोग होता है उसे अभिक्रिया कहते हैं। तो टोटल मिला के उसको रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं, यानी केमिकल रिएक्शन। केमिकल रिएक्शन क्या है, रासायनिक अभिक्रिया क्या है? तो रासायनिक अभिक्रिया वह प्रक्रिया है जिसमें एक या एक से अधिक पदार्थ आपस में मिलकर नए गुणधर्म वाले पदार्थ बनाते हैं। ठीक है, यहाँ कुछ एग्जाम्पल दिए गए हैं जो हम अपने डे टू डे लाइफ में, दैनिक जीवन में प्रयोग में लाते हैं। जैसे कि अगर हम गर्मी में बाहर दूध खुला छोड़ देते, दूध फट जाता है, ठीक है, वो एक रासायनिक अभिक्रिया है। लोहे का तवा हुआ या तसला हुआ या कढ़ाई हुआ, अगर हम उसको बाहर वायुमंडल में ऐसे छोड़ देते हैं, वसा वाला मतलब वायुमंडल हो, पानी वानी लग जाए तो वो क्या होता है, उसमें जंग लग जाता है। अंगूर का किण्वन होना, भोजन का पकाया जाना, भोजन जब हम लोग जैसे चावल बनाते, चावल उबालते हैं तो चावल उबल के भात बन जाता है। क्या हम वो फिर से उसको कच्चे चावल में परिवर्तित कर सकते हैं? नहीं। तो ये एक रासायनिक अभिक्रिया है। हमारे शरीर का भोजन को पचना भी एक रासायनिक अभिक्रिया है। हमारा सांस लेना, हम जो सांस लेते हैं वो भी एक रासायनिक अभिक्रिया है। यहाँ ये रासायनिक अभिक्रिया के एग्जाम्पल दिए गए हैं और एक एक्सपेरिमेंट करके भी दिखाया गया है कि क्या होता है रासायनिक अभिक्रिया। इसमें एक मैग्नीशियम रिबन लिया गया है, ठीक है, फिर उसको बर्नर से जलाया गया है। इसको स्प्रिट लैंप पे भी बोलते हैं, बर्नर बोलते हैं, वो सब आपके लेबोरेटरी में आप लोगों को बताया जाएगा। यहाँ पे मैग्नीशियम रिबन को रगड़ कर साफ करने की बात की गई है। ऐसा रगड़ कर साफ इसलिए किया जाता है क्योंकि जो रिबन होता है अगर हम उसको खुले में रखते हैं तो उसके ऊपर उसका ऑक्साइड, मतलब वायुमंडल के ऑक्सीजन से मैग्नीशियम रिएक्ट करके उसके ऊपर हल्का परत चढ़ जाता है भूरा कलर का मैग्नीशियम ऑक्साइड का, इसीलिए उसको साफ किया गया यहाँ पे और फिर उसको आग में जलाया गया। जब आग में इसको जलाया गया तो यहाँ पे ये कटोरी, उसको वाच ग्लास बोलते हैं लैब में, इसमें मैग्नीशियम ऑक्साइड इकट्ठा हुआ। तो इस रिएक्शन को हम लोग रासायनिक अभिक्रिया के मूल रिएक्शन में लेंगे। ठीक है, इसका रिएक्शन का फॉर्मूला क्या होगा? तो रिएक्शन का फॉर्मूला यही है, मैग्नीशियम जिसको हम लोग Mg बोलते हैं, Mg हो गया, और इसको हम लोग क्या जलाते हैं। तो ज़्यादातर हम लोग, अगर हम लोग वायु में जलाते हैं तो हम लोग वायु से हम लोग ऑटोमेटिक ऑक्सीजन ले लेते हैं, जब तक कि ये नहीं बताया गया हो कि नाइट्रोजन, अगर गैस है तो नाइट्रोजन है कि हाइड्रोजन सल्फाइड है, क्या है ये नहीं बताया गया, बस वायु लिखा है तो हम लोग ऑटोमेटिक या जलाया गया है तो ऑक्सीजन रहता है तभी कोई चीज़ जलता है तो वो ऑक्सीजन मानेंगे। मैग्नीशियम को ऑक्सीजन से रिएक्शन होता है तो क्या बनता है, मैग्नीशियम ऑक्साइड, और इसको फिर बैलेंस करते हैं। ये बैलेंस हम लोग रासायनिक समीकरण में पढ़ेंगे कि क्यों बैलेंस करते हैं और कैसे बैलेंस करते हैं। आगे दो और एग्जाम्पल दिए, मैग्नीशियम का एग्जाम्पल दिया गया जो चूर्ण बन जाता है जलाने पर। दूसरा एग्जाम्पल दिया गया है यहाँ पे लीड नाइट्रेट, एक परख नली में क्या लिया गया है, लीड नाइट्रेट लिया गया है और इसको रिएक्ट किया जा रहा है और फिर इसमें क्या मिलाया जा रहा है, पोटेशियम आयोडाइड मिलाया जा रहा है। ठीक है, और इससे यहाँ ये रिएक्शन है, ये
फ्लास्क लिया गया है, शीशा का बोतल, लेड, परख नली जो भी है, और इसमें सल्फ्यूरिक एसिड है और इसमें जिंक डाल दिया गया है। ये है इसका रिएक्शन, थर्ड वाले का ये एग्जांपल दिया गया, ये इसका नहीं दिया गया। इसमें मेन हो जाता है क्या कि लीड नाइट्रेट लेंगे, PbNO3 लीड को क्या बोलते हैं, पीवी बोलते हैं। आप इसको एक बार ऐसे समझ सकते हैं, ये आप लोग क्लास 9 में पढ़े होंगे। क्लास 9 में हम आपको बता दें कि जो पीरियोडिक टेबल है, पीरियोडिक टेबल के बारे में भी आप लोगों ने क्लास 9 में पढ़ा होगा, उससे पहले भी कभी सुना होगा। पीरियोडिक टेबल में जो शुरू के जो 20 जो तत्व हैं उसके बारे में जानना बहुत ज़रूरी है। साथ ही आप एक बार ये देख लीजिएगा, जो इसमें एक ये हो गया और ये, इसमें आपका एल्युमिनियम को क्या बोलते हैं, उसका जो प्रतीक होता है, जो सिंबल होता है, जितने भी तत्व होते हैं उसको आप लोग याद कर लीजिए, देख लीजिए इसको। जैसे एल्युमिनियम को एल बोलते हैं, आर्गन को AR बोलते हैं, आर जो है वो स्मॉल लेटर में लिखाता है, बेरियम को BA बोलते हैं। एक बार 9th क्लास के भी जो 4 चैप्टर दिए हुए हैं NCERT में, बिहार टेक्स्ट बुक में, उसको भी आप लोग एक बार पढ़ सकते हैं, उससे आपका और क्लियरिटी हो जाएगा। ये सब जो तत्व हैं इसका एक बार आप लोग 20 जो शुरू के 20 है और जो महत्वपूर्ण है, जैसे कि सिल्वर हो गया, गोल्ड हो गया, ये सब के शॉर्ट यहाँ आप देख लीजिए। इसको एक बार आप लोग पॉज करके इसको सब पढ़ लीजिए कि बेरियम को BA, बोरोन को B, ब्रोमीन को BR, कैल्शियम को CA बोलते हैं, क्लोरीन को CL बोलते हैं, मैग्नीशियम को Mg, सीसा या लीड हो गया उसको PV बोलते हैं, चांदी को AG बोलते हैं, सल्फर को S, ये सब। और दूसरा ये जो चीज़ यहाँ पे दिया गया है आयन, कि वो आयन 1+ आयन है कि 2 इलेक्ट्रॉन लॉस करके आयन बना है, वो सब यहाँ दिया हुआ है। ये आपको समीकरण लिखने में सुविधा होगी अगर आप इसको जान जाते हैं तो। जैसे मैग्नीशियम यहाँ 2+ आयन है, तो मैग्नीशियम अगर क्लोरीन के साथ बनाता है, क्लोरीन यहाँ क्लोरीन है, क्लोरीन में 1- है, तो मैग्नीशियम वाला 2 क्लोरीन के पास लिखा जाएगा। इसका 2 आप लोग मतलब इसको एक बार ध्यान दे दीजिए, ध्यान से याद कर लीजिए, ये चीज़ बहुत महत्वपूर्ण है। और दूसरा जो आपका यहाँ पे दिया हुआ है, दूसरा आप एक ये चीज़ है, इसमें पूरा 1 से 20 तक का यहाँ पे आपको प्रतीक चिन्ह है, परमाणु संख्या दी हुई है। प्रतीक चिन्ह और परमाणु संख्या और संयोजकता, ये 3 चीज़ आप इसको ध्यान में रख लीजिए, याद कर लीजिए, बहुत ज़रूरी है रसायन विज्ञान के लिए। हम लोग कहाँ पे थे, हम लोग यहाँ पढ़ रहे थे क्या परिवर्तन यहाँ हो रहा है। इसको जब हम लोग इक्वेशन अभी पढ़ेंगे उसमें हम लोग इसको और अच्छे से डिस्क्राइब कर लेंगे, ठीक है। अभी बस ये जान जाइए कि केमिकल रिएक्शन में ये सब बात कही गई है। और फिर ये लीड नाइट्रेट और पोटेशियम आयोडाइड की बात कही गई है। इसमें क्या होता है कि लीड आयोडाइड बन जाता है और पोटेशियम नाइट्रेट बनता है। और ये तीसरा जो रिएक्शन जो दिया गया है यहाँ पे कि फ्लास्क में सल्फ्यूरिक एसिड लिया गया जिसमें जिंक मिलाया गया, तो ये भी आपको दिखाता है कि इसमें परिवर्तन होता है जिंक क्लोराइड बन के। इसमें क्या होता है कि जिंक को जब हाइड्रोक्लोरिक एसिड में, जिंक क्या होता है, उसको हाइड्रोक्लोरिक एसिड में डालते नीला होता है तो वो रंगहीन होता है और उसमें से एक गैस निकलता है। इस गैस में अगर हम लोग माचिस ले जाते हैं तो पॉप पॉप आवाज़ होता है, वो आवाज़ बताता है कि यहाँ से हाइड्रोजन गैस निकल रहा है, ठीक है। चूँकि आपके टेक्स्ट बुक में दिया हुआ है इसीलिए केमिकल रिएक्शन जानना इसके ज़रूरी हो जाता है, क्योंकि ये पूछा जा सकता है। अगर केमिकल रिएक्शन लिखना है तो हम यहाँ लिख दे रहे हैं केमिकल रिएक्शन, इसका हो जाएगा। ये आगे अभी हम लोग रसायन जो समीकरण है उसमें पढ़ेंगे, इसे हम लिख भी दे रहे हैं। लीड हो गया PbNO3, लीड नाइट्रेट प्लस पोटेशियम आयोडाइड 2Ki, उसको बैलेंस करने के लिए लीड आयोडाइड प्लस 2KNO3, ये हो गया इसके लिए। और दूसरा हो गया ये जिंक के लिए, अगर हम देखेंगे तो जिंक प्लस 2HCl, तो ये आपका बन जाता है ZnCl2 प्लस H2 गैस, ठीक है। ये आपका हो गया, यहाँ पे समीकरण हो गया था, ये परिवर्तन होता है। अभी हम देखिए रासायनिक समीकरण आ ही गया। रासायनिक समीकरण
किसे बोलते हैं। रासायनिक समीकरण के आप बारे में पढ़ रहे हैं तो आखिर क्या होता है। तो जब हम किसी रासायनिक अभिक्रिया को शब्दों में लिखते हैं तो वो वाक्य बहुत बड़ा हो जाता है। जैसे हम यहाँ पे पूरा शब्द बता रहे हैं कि एक परख नली में लीड नाइट्रेट लिए पोटेशियम आयोडेट के साथ मिलाए। अगर हम लोग ये नहीं भी लिखते हैं तो लीड नाइट्रेट को पोटेशियम के साथ मिलाए, अभिक्रिया के रासायनिक अभिक्रिया हुआ। या फिर हम बस अगर हम वो ना लिखे ऐसे लिख दें मैग्नीशियम को ऑक्सीजन के साथ मिला तो मैग्नीशियम ऑक्साइड लिखा, तो ये शब्द समीकरण हो गया। ठीक है, इसको हम लोग क्या कहेंगे, शब्द समीकरण। अगर सिंबल में यूज किए तो सिंबल में हम लोग लिख सकते हैं Mg+O2 = MgO। ठीक है, तो जब हम किसी रासायनिक अभिक्रिया को शब्दों में लिखते हैं तो वाक्य बहुत बड़ा हो जाता है। तो इसे सरल और संक्षिप्त बनाने के लिए रासायनिक सूत्रों और प्रतीकों का प्रयोग किया जाता है। रासायनिक सूत्र यानी केमिकल फॉर्मूला, उसका प्रयोग किया जाता है। जो MgO हम लोग लिख रहे हैं ये एक केमिकल फॉर्मूला है। ठीक है, Mg मैग्नीशियम का ये एक सिंबल हुआ, O2। ठीक है, और इससे क्या बना, MgO बना। तो ये जो हम लोग बनाए, ये जो बना ये शब्द समीकरण हो गया। इसको जो शब्द समीकरण हो गया, एक मिनट, शब्द समीकरण हो गया। शब्द समीकरण में मैग्नीशियम और ऑक्सीजन, और इसमें दो चीज हो जाते हैं, एक होता है अभिकारक और दूसरा होता है उत्पाद। अभिकारक किसे बोलते हैं, जो पदार्थ अभिक्रिया में भाग लेता है। जैसे हम मैग्नीशियम और ऑक्सीजन है, इसको यहाँ लिखेंगे मैग्नीशियम और ऑक्सीजन, और ये बना मैग्नीशियम ऑक्साइड। ठीक है, तो इसमें जो भाग लिया अभिक्रिया में, कौन भाग लिया, मेरे पास है क्या, तो मेरे पास है मैग्नीशियम और ऑक्सीजन, और बना क्या, MgO बना। तो जो मैग्नीशियम ऑक्सीजन है ये हमारा हो गया, क्या हो गया, अभिकारक हो गया। क्या हो गया, अभिकारक, यहाँ पे दिया है ना अभिकारक। और जो बन के आया, अभिकारक को इंग्लिश में बोलते हैं रिएक्टेंट, रिएक्टेंट। ठीक है, जो रिएक्ट करता हो। और अभिकारक दोनों अभिक्रिया करके क्या बने, उत्पाद, उत्पाद, जिसे हम लोग बोलेंगे अंग्रेजी में प्रोडक्ट। तो रिएक्टेंट से क्या बना, प्रोडक्ट। यहाँ पे लिखिए, लिखा हुआ है अभिकारक और दूसरा है उत्पाद। ठीक है, अभिक्रिया करके नए जो पदार्थ बने उसे क्या बोलते हैं, उत्पाद। और हमेशा देखा जाएगा कि जो अभिकारक है वो बाईं ओर लिखाएगा और जो जो उत्पादक है वो दाईं ओर लिखाएगा। ठीक है, ये रासायनिक समीकरण का, ये एग्जाम में ना पूछा जाए लेकिन आपको जनरल नॉलेज के लिए है। रासायनिक समीकरण लिखना कैसे है, ठीक है, हम लोग ने शब्द समीकरण देखा, तो हम लोग यहाँ पे देखिए इस बुक में दिया हुआ है कि हम लोग अभिकारक के बीच में भी प्लस चिन्ह का प्रयोग करते हैं और उत्पाद के भी प्लस चिन्ह का प्रयोग करते हैं। ठीक है, समीकरण को हम ऐसे नॉर्मल Mg+O2 + MgO लिख सकते हैं, लेकिन महत्वपूर्ण है उसको संतुलित करना। आखिर हम लोग क्यों संतुलित करते हैं, उसको बैलेंस करना, समीकरण को बैलेंस करना जरूरी है। बिना बैलेंस के हम लोग समीकरण लिखते हैं तो ये मान्य नहीं है। जब तक अगर हम इसमें उसका बैलेंस करके लिखेंगे तो ये सही माना जाएगा। बैलेंस क्यों करते हैं, क्योंकि हम लोग ने क्लास 9 में पढ़ा था एंटोनियो लेवोजियर के 2 सिद्धांत, जिसमें से एक सिद्धांत था द्रव्यमान का सिद्धांत, जिसमें उन्होंने बोला था कि किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में द्रव्यमान का ना तो निर्माण होता है ना ही विनाश। यानी अगर अभिक्रिया कर रहे हैं तो जितना द्रव्यमान का लिए हैं टोटल, उतना ही द्रव्यमान का हमारा प्रोडक्ट भी बनता है। ठीक है, इसीलिए दोनों तरफ रसायन, मतलब अगर हम लोग इक्वेशन लिख रहे हैं तो दोनों तरफ जो उसका भार है, जो उसका मास है वो बराबर होना चाहिए, जो एटॉमिक मास नंबर है वो बराबर होना चाहिए। ठीक है, तो इसीलिए हम इसको बैलेंस करते हैं। बैलेंस करके क्या लिखेंगे, जैसे मैग्नीशियम ऑक्साइड है तो यहाँ पे हम लोग देखिए मैग्नीशियम ऑक्साइड से पहले स्टार्ट करते हैं। Mg है, ऑक्सीजन है और ये बनता है मैग्नीशियम ऑक्साइड। ये हमारा हो गया
LHS और ये हो गया RHS, राइट हैंड साइड और लेफ्ट हैंड साइड हो गया। तो हम ये जो तीर का निशान दिए हैं ये हो गया कि रिएक्शन हो रहा है, रिएक्शन होने के बाद ये चीज बना, ठीक है। तो हम लोग अभी द्रव्यमान पहले ध्यान देंगे बैलेंस करने के लिए। तो यहाँ इस तरफ देखते हैं, पहले LHS में देखते हैं। LHS में क्या है, मैग्नीशियम कितना है LHS पे, 1 है मैग्नीशियम। ऑक्सीजन कितना है, ऑक्सीजन 2 है भाई, यहाँ 2 लिखा हुआ है, 2 ऑक्सीजन है, ठीक है। और RHS में देखेंगे मैग्नीशियम कितना है, 1 है। ऑक्सीजन कितना है, 1 है। तो यहाँ भाई ऑक्सीजन 2 होना चाहिए, तो हम इसीलिए 2 से गुना करेंगे। तो यहाँ ये नहीं है कि हम यहाँ 2 बैठा देंगे, यहाँ नहीं लिखेंगे। अगर हम बैलेंस कर रहे हैं तो बैलेंस वाला चीज हमेशा जो यौगिक है उसके आगे लिखाएगा, एटम की नहीं, यौगिक अगर है उसके आगे। तो यहाँ पे हम यहाँ पे 2 लिख देंगे। कहाँ पे लिखेंगे, MgO के पहले। लेकिन MgO के पहले हम यहाँ 2 के, तो Mg साथ में है तो ये भी 2 हो गया, तो इधर 2 इधर 1, तो इसीलिए इधर भी 2 कर दिए। तो अब बैलेंस हो गया, ये भी 2 हो गया, 2 मैग्नीशियम, इधर भी 2 मैग्नीशियम, इधर 2 ऑक्सीजन, तो इधर भी, यहाँ पे नहीं, ये 2 ऑक्सीजन एक साथ है ये सब, तो ये 2 ऑक्सीजन यहाँ भी हो गया। तो ये हमारा बैलेंस हो गया। अगर हम यहाँ पे 2 लिख देते हैं और यहाँ भी 2 लिख देते हैं तो ये हमारा बैलेंस इक्वेशन हो जाता है, ठीक है। यहाँ पे एक और एग्जाम्पल दिया गया है जिंक और हाइड्रोजन सल्फर, ये सल्फ्यूरिक अम्ल का, कि जिंक को सल्फ्यूरिक एसिड के साथ हम लोग रिएक्ट करते हैं तो जिंक सल्फेट और H2 बनता है, हाइड्रोजन गैस बनता है। तो इसको हम लोग कैसे इसका समीकरण करते हैं, तो यहाँ भी हम लोग देखिए रिएक्शन लिखने का मूल चीज है कि हम लोग जो अभिकारक है उसको बाएं ओर लिखे, जो प्रोडक्ट है उसको दाएं ओर लिखे, बीच में ये तीर का निशान लगा दे। जो 2 है, 2 अगर हम ले रहे हैं अभिकारक तो उसके बीच में प्लस का साइन लगा। अगर 2 चीज उधर निकल रहा है प्रोडक्ट के रूप में तो उसके बीच में भी प्लस का साइन लगाएंगे। और अब हम लोग क्या कर रहे हैं, बैलेंस कर रहे हैं। तो बैलेंस करने में हम पहले इस साइड का देखेंगे, इस साइड का, इस साइड का, किसी साइड का देखिए। तो हम पहले इस साइड का देखते हैं कितने हैं। जिंक हम लोग है लिए हुए हैं, जिंक है, हाइड्रोजन है, सल्फर है और ऑक्सीजन है, ये 4 चीज है। तो हम लोग LHS में देखते हैं कि जिंक कितना है, इधर 1 है। हाइड्रोजन कितना है, तो यहाँ नीचे जो लिखा है उसको भी 2, ऊपर का भी 2। अगर ऐसा होता है कि यहाँ भी, जैसे यहाँ 2 हुआ और यहाँ भी 2 हुआ, तो कितना करेंगे, 2 2 4, यहाँ पे गुना कर देते हैं, 2 गुना 2 कर देते हैं। जैसे मान लीजिए कि जिंक यहाँ पे 2 है और यहाँ पे 3 है, तो हम क्या 5 लिखेंगे, नहीं, 3 को 2 से गुना कर देंगे, तो ये हो जाता है 6 हो जाएगा, ठीक है। ये सब हट गया। यहाँ पे देखिए जिंक लिए हैं, हाइड्रोजन है, सल्फर है और ऑक्सीजन है, ठीक है। LHS में देखते हैं और RHS में देखते हैं। LHS और यहाँ लिख देते हैं RHS, मतलब इस साइड LHS हो गया, इस साइड RHS हो गया। तो जिंक कितना है, 1 है, इस साइड का पहले देख रहे हैं। हाइड्रोजन कितना है, 2 है। सल्फर कितना है, तो सल्फर के अगल बगल नहीं है, पास में, तो यहाँ सल्फर हम 1 मानेंगे, ठीक है। ऑक्सीजन कितना है, तो ऑक्सीजन के पास ये नीचे में 4 लगा हुआ है, तो यहाँ 4 मानेंगे। अब RHS में देखते हैं, जिंक कितना है, 1 है, सल्फर कितना है, 1 है, ऑक्सीजन 4, हाइड्रोजन 2, सब चीज बराबर है। LHS इक्वल टू RHS, यानी ये बैलेंस है। इसको हम लोग को बैलेंस करने की आवश्यकता नहीं है, ये अपने आप में बैलेंस है, ठीक है। ये वही चीज दिखाया गया। अब दूसरा इक्वेशन दिया गया है, ये Fe प्लस H2O, Fe3O4 प्लस H2। ये है कि आयरन जब हम लोग बाहर हवा में रखते हैं, पानी में रखते हैं, तो जो जंग लगता है वो क्या होता है, तो ये जो Fe जो जंग है ना, उसका जो फॉर्मूला है, सॉरी जिंक नहीं, जंग यानी रस्ट, जंग जो लगता है उसका फॉर्मूला क्या है, Fe3O4। ये Fe3O4 रस्ट जो होता है उसका फॉर्मूला है।
एक मिनट, ये बैक हो गया है। अभी हम देखते हैं कि इसको कैसे बैलेंस करेंगे। इसको बैलेंस करने के लिए वही हम लोग देखेंगे कौन कौन से एलिमेंट यूज हुए हैं। Fe है, हाइड्रोजन है, ऑक्सीजन है, ये जी। और हाँ, जो एलिमेंट इधर यूज होंगे वही है, ये नहीं कि इधर जिंक हम लिए और इधर हम जिंक दिखाई भी नहीं किए, ऐसा नहीं करना है, ठीक है। ये हो गया। अब हम देखते हैं इसमें RHS और LHS। LHS लिखते हैं। अब बताइए इस साइड में आयरन कितना है, 1 है, हाइड्रोजन कितना है, 2 है, और ऑक्सीजन कितना है, 1 है। RHS की बात करते हैं तो इसमें आयरन कितना है, 3 है, यहाँ पे 3 लिखा हुआ है ना, 3 है। हाइड्रोजन कितना है, सॉरी यहाँ हाइड्रोजन 2 है, और ऑक्सीजन कितना है, 4 है। तो यहाँ हमको हाइड्रोजन, ठीक है, हमको बैलेंस करना पड़ेगा ऑक्सीजन और आयरन। जब हम लोग बैलेंस करते हैं तो पहले ऑक्सीजन अगर अलग से है या हाइड्रोजन अलग से तो उसको छोड़ देते हैं। जो अलग से है कोई भी चीज़ पहले बैलेंस करेंगे जो एक साथ वाला है। जैसे कि Fe3O4 ये बहुत बड़ा है, इसमें है Fe3O4, तो Fe और H2O। तो H2O में देखते हैं कि ऑक्सीजन को कैसे बैलेंस करें। तो ऑक्सीजन को हमको 4 करना है, तो ऑक्सीजन में हम 4 से गुना करेंगे। तो इधर तो ऑक्सीजन खाली नहीं, H2O है, यानी H2O में हमको 4 से गुना करना पड़ेगा। तो गुना करेंगे ये बाहर लिख के, ठीक है। 4 H2O हो गया, यानी 4 ऑक्सीजन हो गया, लेकिन 4 हम यहाँ ऑक्सीजन कर रहे हैं, तो हाइड्रोजन कितना हो जा रहा है, इसको और इसको क्या करेंगे, गुना कर देंगे। 4 दूनी 8 हो जा रहा है, किस साइड में, R साइड में। तो ये 4 इसमें बढ़ जा रहा है, तो ये 8 हो जा रहा है। लेकिन इस साइड कितना है, हाइड्रोजन 2 ही है, तो इसको फिर हम इधर वाले हाइड्रोजन को बैलेंस करना पड़ेगा H2 को। तो इसमें हम लोग 4 से फिर गुना करेंगे, तो ये हो गया 8 हो गया। तो इसमें भी हम लोग इधर 4 से गुना किए, यहाँ पे भी 4 लिखाएगा, यहाँ पे 4, ठीक है। यहाँ हम लोग ऑक्सीजन के लिए यहाँ हम लोग 4 से गुना किए थे इसमें, और फिर हाइड्रोजन को बैलेंस करने के लिए इधर 4 से गुना कर दिया। अब क्या बच रहा है, अब इधर भी 4 हो गया ऑक्सीजन, इधर भी 4 हो गया, इधर हाइड्रोजन 8 था, इधर भी हाइड्रोजन 8 हो गया। अब आयरन बचता है, आयरन इधर 3 है, तो यहाँ पे 3 करने के लिए आयरन के आगे 3 लगा दीजिए। ये हो गया आपका इक्वेशन बन गया, ठीक है। LHS RHS करके उसको कैलकुलेट करके आपका इक्वेशन सॉल्व हो गया है। फिर से देख लीजिए, आयरन है, H2O है, Fe3O4 है ये। तो पहले हम लोग ऑक्सीजन को देखें, तो ऑक्सीजन को, क्योंकि जो साथ वाला है उसको, जैसे अलग अलग है तो इसमें तो हम एक बढ़ा दिए, जितना बढ़ाना बढ़ा दिए, लेकिन जो साथ में है 2-3 यौगिक वाला जो है उसमें थोड़ा सा प्रॉब्लम होता है, क्योंकि 2 चीज होता है ना, एक को करेंगे तो दूसरा भी प्रभावित होगा। ऑक्सीजन बढ़ाएंगे तो अगर कुछ यहाँ पे लिख रहे हैं तो आयरन भी अपने आप बढ़ जाएगा, या यहाँ पे ऑक्सीजन बढ़ाए तो हाइड्रोजन अपने आप बढ़ जाएगा, क्योंकि दोनों में गुना होगा, बस ऑक्सीजन में तो होगा नहीं क्योंकि यौगिक है। तो इसके लिए हम लोग, जैसे यहाँ ऑक्सीजन 4 है तो यहाँ 4 करने के लिए H2O के आगे 4 लिख दिए, लेकिन H2O के 4 लिखे तो हाइड्रोजन 8 हो गया, तो यहाँ 8 करने के लिए हाइड्रोजन में भी 4 से गुना किए, ठीक है। और आयरन को करने के लिए यहाँ बस 3 से गुना कर दिए, तो ये हमारा इक्वेशन सॉल्व हो जाता है। यही आगे के जो चीज़ों में यही दिखाया गया कि LHS RHS अलग अलग है। फिर पहले H2O को इधर 4 से गुना करते हैं, इधर Fe3O में गुना करते हैं, फिर कैसे H2 को बैलेंस करते हैं, फिर Fe को कैसे बैलेंस करते हैं। और इस मेथड को क्या बोलते हैं, हीट एंड ट्रायल मेथड बोलते हैं, ठीक है, क्योंकि इसमें सबसे छोटे पूर्णांक संख्या का गुणांक का प्रयोग करके समीकरण करने का प्रयोग किया जाता है इसमें, ठीक है। भौतिक अवस्था का संकेत लिख देंगे, तो एक तो बैलेंस के पहले तो प्लस सिंबल, तीर का सिंबल दिए, फिर हम लोग बैलेंस किए इतना सारा चरण में। फिर है भौतिक संकेत का देना। भौतिक संकेत मतलब हो गया कि वो किस अवस्था में है। अगर वो सॉलिड है, ठोस है, तो S लिखेंगे स्मॉल लेटर में। अगर वो लिक्विड है, तरल है, तो L लिखेंगे। अगर वो गैस है तो G लिखेंगे, ठीक है। तो अब पूछा जा रहा है कि एक आ रहा है AQ, ये क्या है, AQ है एक्वस। एक्वस होता है ना, एक्वस, एक्वा बोलते हैं जो पानी से रिलेटेड हो।
तो लिक्विड और एक्वस में यही अंतर है। लिक्विड यानी वो लिक्विड स्टेट में है, वो जो पदार्थ अगर हम कुछ ले रहे हैं, जैसे कि अगर हम दूध बोले तो दूध तो लिक्विड होता है, हनी लिए लिक्विड हो गया। लेकिन अगर हम नमक लिए, नमक ऐसे तो सॉलिड है, लेकिन जब हम उसको पानी में मिला देते हैं तो वो क्या हो जाता है, एक्वस हो जाता है, विलियन बन जाता है। हाँ, जो सॉल्यूशन बन जाए, जो विलियन बन जाए, उसको हम लोग डिनोट करेंगे एक्वस से। ठीक है, पानी में घुला हुआ है वो। ठीक है, तो अगर यहाँ पे देखिए ये जो रिएक्शन है FeH2O का, तो आयरन जो है वो सॉलिड है, H2O जो है वो गैसीय अवस्था में, नॉट लिक्विड अवस्था, गैसीय अवस्था यानी वो जो है वाष्प बन चुका है। H2O पानी जो है वो वाष्प है। और Fe3O बनता वो भी सॉलिड है क्योंकि जंग लग चुका है। और H2 जो है वो गैसीय रूप में है। ठीक है, ये हमारा समीकरण का फॉर्मूला होता है। अगर हम उसमें संकेत को भी जोड़ दे, भौतिक अवस्थाओं के संकेत को भी, तो और अच्छा हो जाएगा। और रासायनिक अभिक्रियाएं दी गई हैं जो अलग से हम लोग उसमें ताप अलग से देना पड़ता है या उसमें कुछ प्रेशर देना पड़ता है। जैसे कि यहाँ उदाहरण दिया गया है ये प्रकाश संश्लेषण का, या सॉरी प्रकाश संश्लेषण का नहीं है, ये दूसरा है। ये हो गया आपका CO+H2CH3O मिथेनॉल बना है, जिसमें हम लोग को 340 एटमॉस्फेरिक प्रेशर देना पड़ा है। कार्बन मोनोऑक्साइड और हाइड्रोजन को एक जगह लेकर उसको प्रेशराइज किया गया है, तो ये मिथेनॉल बना है। दूसरा ये जो एग्जाम्पल दिया गया है ये प्रकाश संश्लेषण का है, जिसमें CO2 है, कार्बन डाइऑक्साइड है और H2। जैसे हम लोग ने पहले के 6-7 क्लास में हम लोग ने फोटोसिंथेसिस पढ़ा, जिसमें हम लोग ने ये कहा कि कार्बन डाइऑक्साइड जो प्लांट है वो कार्बन डाइऑक्साइड लेता है, तो कार्बन डाइऑक्साइड लेता है और फिर उसको पानी के साथ प्रतिक्रिया करता है और उससे बनाता है ग्लूकोज, C6H12O6। ग्लूकोज का फॉर्मूला याद कर लीजिएगा। ग्लूकोज का फॉर्मूला क्या है, C6H12O6 है। इसमें पूछ लेता है कि ग्लूकोज के फॉर्मूला में कितने हाइड्रोजन है, तो 12, कार्बन कितने हैं तो 6, ऑक्सीजन कितने हैं तो 6। ठीक है, अब देखिए इस फॉर्मूला को याद ही कर लीजिएगा और फॉर्मूला बैलेंस किया हुआ है। कार्बन C6CO2 12H2O, फिर C6H12O6, फिर इधर निकलता है ऑक्सीजन हाइड्रोजन। ठीक है, और इसमें लिक्विड है, ये एक्वस, ये लिक्विड, ये एक्वस, इसको देख लीजिएगा। ठीक है, ये आपको संतुलित करने के लिए दिया है। यहाँ क्वेश्चन है कि वायु में जलाने से पहले मैग्नीशियम रिबन को साफ क्यों करते हैं, क्योंकि मैग्नीशियम रिबन के ऊपर हो जाता है मैग्नीशियम ऑक्साइड का एक परत, इसीलिए उसको साफ करते हैं। नहीं अगर साफ करेंगे तो रिएक्शन नहीं हो पाएगा अच्छे से। दूसरा कि इसको संतुलित करिए। पहला इसमें हम लोग देख लेते हैं, पहला क्या है, हाइड्रोजन और क्लोरीन। हाइड्रोजन को हम लोग लिखेंगे H2 और क्लोरीन को लिखेंगे Cl2, क्योंकि अकेले अकेले नहीं रह सकता, ये यौगिक बना के रहता है और ये रिएक्ट करके बनता है HCl। तो देखिए RHS और LHS में देखिए, इधर हाइड्रोजन भी एक है, क्लोरीन भी एक है, इधर हाइड्रोजन 2 है, क्लोरीन भी 2। अगर हम यहाँ 2 लिख दिए, यहाँ पे HCl के आगे 2, तो बैलेंस हो जाएगा। इधर भी हाइड्रोजन 2, इधर भी हाइड्रोजन 2, Cl2, तो बस HCl के आगे 2 लिख देना। दूसरा है बेरियम क्लोराइड। बेरियम 2 होता है ना क्लोरीन का एक, तो बेरियम का 2 वाला जो है वो इधर रखेगा। लाइन क्लास में पढ़ना था, क्लोरीन वाला इधर आ जाता है, तो इसीलिए BaCl2 लिखेगा बेरियम क्लोराइड। प्लस है अल्मुनियम सल्फेट, और ये बनाता है आपका बेरियम सल्फेट और अल्मुनियम क्लोराइड। ठीक है, तो इसको भी बैलेंस करना है। Cl2 ठीक है, Al ठीक है, सल्फर ठीक है, बेरियम तो इसमें खुद ही है, तो इसमें कुछ करने की जरूरत नहीं है, बैलेंस ही है ये। अब आते हैं दूसरा हो गया, तीसरा हो गया सोडियम और जल, Na+H2O। तो ये हमारा बनता है NaOH, सोडियम हाइड्रोक्साइड प्लस हाइड्रोजन H2। तो यहाँ सोडियम ठीक है, ऑक्सीजन भी ठीक है, लेकिन हाइड्रोजन जो है वहाँ पे 2 है LHS में, और RHS में 2 1 3 हो जा रहा है, तो इधर 3 हो जाएगा, 2, तो इधर 3 है H और इधर 2 है H। तो हम ऐसा करते हैं कि इधर भी 2 से गुना कर दें, इधर 3 से गुना कर दें,
तो दोनों तरफ 6 हो जाएगा। तो हम लोग ऐसा सोच रहे हैं, तो देखते हैं, नहीं तो 2 से गुना कर, देखिए 1 मिनट, सॉरी, इसको देखते हैं, 1 मिनट, इसको थोड़ा सा दिमाग लगाना पड़ेगा। कहाँ गया? इसमें हो गया क्या है, सोडियम प्लस जल हमारा बन रहा है NaOH प्लस हाइड्रोजन। तो हम ऐसा करते हैं कि NaOH में यहाँ 2 कर दे रहे हैं, तो यहाँ भी 2 हो गया सोडियम, ऑक्सीजन 2 हो गया, तो यहाँ भी 2 कर दिए, तो 2 दूनी का 4 हो गया, और ये भी 2 दूनी का 4, 2 हो गया हाइड्रोजन, और फिर ये सोडियम में 2, H2O में 2 कर दिया, और NaOH में 2 कर लगा दिए, तो अब बैलेंस हो गया। इधर भी 4 हो गया, देखिए सोडियम 2 है तो इधर सोडियम 2, हाइड्रोजन यहाँ 4 है इस साइड, तो इस साइड भी देखिए हाइड्रोजन 4 हो गया, क्योंकि ये 4 2 हो गया, NaOH वाला 2, और इधर 2 2 2 4 हो गया, ये दोनों प्लस कर देंगे तो 4 हो जाता है। ठीक है। जल में बेरियम क्लोराइड और सोडियम सल्फेट के विलयन अभिक्रिया करके सोडियम क्लोराइड के विलयन अघुलनशील बेरियम का अवक्षेप बनाते हैं, इसको संतुलित करते हैं। तो एक हम अलग वीडियो बना देंगे जिसमें सारा क्वेश्चन जो है वो सॉल्व रहेगा। ठीक है, उसमें ये सारे क्वेश्चन इक्वेशन सॉल्व रहेंगे। अभी हम लोग इसको पढ़ लेते हैं। आप लोग समझ गए होंगे समीकरण में इसको बैलेंस करते हैं। ये जब जितना आप लोग प्रैक्टिस करिएगा उतना आप लोग का ये क्लियर होते जाएगा। बेसिक चीज इसमें समझा दिया गया है। केमिकल रिएक्शन क्या होता है और केमिकल समीकरण क्या होता है हीट एंड ट्रायल मेथड से। अब आते हैं रासायनिक अभिक्रिया के प्रकार। ये सबसे इम्पोर्टेंट है। इसमें कुछ रासायनिक अभिक्रिया के प्रकार दिए गए हैं इस चैप्टर में। पहला जो प्रकार है वो दिया गया है संयोजन अभिक्रिया। संयोजन अभिक्रिया को हम लोग क्या बोलते हैं? कॉम्बिनेशन रिएक्शन। इंग्लिश में क्या बोलते हैं? कॉम्बिनेशन रिएक्शन। कॉम्बिनेशन, सॉरी अच्छे से लिखा नहीं रहा। कॉम्बिनेशन रिएक्शन मतलब इसमें क्या होता है? संयोजन मतलब जुड़ता है। इसमें ये ऐसी प्रक्रिया है, अभिक्रिया है जिसमें 2 या 2 से अधिक जो अभिकारक हैं, जो जिनका रिएक्शन होना अभिकारक है या जो पदार्थ मिलकर एक एकल उत्पाद का निर्माण करते हैं। ठीक है, उसमें एक उत्पाद बनता है। दो अभिकारक लेंगे लेकिन प्रोडक्ट क्या बनेगा? एक। उसी कहेंगे संयोजन अभिक्रिया। इसमें संयोजन 2 अलग अलग को लेकर दोनों जुड़ जाते हैं, कंबाइन हो जाते हैं, तो इसको संयोजन अभिक्रिया कहते हैं। संयोजन अभिक्रिया किसे कहते हैं? तो संयोजन अभिक्रिया एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें 2 या 2 से अधिक अभिकारक मिलकर एकल उत्पाद का निर्माण करते हैं। जैसे हम लोग ऊपर भी देख रहे थे, क्या देखे? मैग्नीशियम वाला देखे एग्जाम्पल। मैग्नीशियम और ऑक्सीजन कैसे कंबाइन होके एक ही चीज बन गया था। ऊपर से सब पहला एक्सपेरिमेंट में था। ठीक है, ये दूसरा यहाँ पे दिया हुआ है संयोजन रिएक्शन में कि कैसे बिना बुझा हुआ कैल्शियम ऑक्साइड है उसको पानी के साथ रिएक्ट करते हैं तो बनता है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। ठीक है, 2 चीज है और ये उष्मा तो उष्मा निकल रहा, कोई चीज नहीं है, ये तो उष्मा निकल रहा है, तापमान है, ऊर्जा है, ये तत्व तो यौगिक तो नहीं है। ये कैल्शियम ऑक्साइड और हाइड्रोजन जल को मिलाते तो क्या बोलता है? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बनता है। ये भी ध्यान में रखिएगा, पूछ देता है कि बिना बुझा हुआ चूना का फॉर्मूला लिखिए। तो क्या होता है बिना बुझा हुआ चूना किसे बोलते हैं? कैल्शियम ऑक्साइड को बोलते हैं। और बुझ गया है तो बुझ कैसे गया है? जब कैल्शियम ऑक्साइड में पानी मिला दिए तो बुझ गया। तो बुझा में क्या होता है? H हाइड्रोजन आ जाता है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। ये हो गया बुझा हुआ। ठीक है, ये आपका जो रिएक्शन है, इसमें जिस रिएक्शन में उष्मा निकलता है, रिएक्शन पहले नहीं निकला ना, हम उसको गर्म के ना कुछ के, आप बस मिला दिए दोनों को, अब मिला के किसी बीकर में रखे और उसको बाहर से छुए तो देखेंगे तो गर्म है। तो हम गर्म किए नहीं, बस 2 केमिकल को मिला दिए तो गर्म हो गया। तो उस रिएक्शन को, एक तो संयोजन अभिक्रिया है ही, लेकिन जिसमें उष्मा निकलता है उस अभिक्रिया को हम लोग उष्मा क्षेपी अभिक्रिया भी बोलते हैं, एक्सोथर्मिक रिएक्शन बोलते हैं। ठीक है, और जिसमें उष्मा ग्रहण किया जाता है और वो ठंडा हो जाता है। हम गर्म किए फिर भी वो ठंडा है,
तो उसको इंडोथर्मिक रिएक्शन बोलते हैं, जिसमें ऊर्जा और बाहर से प्राप्त करता है, फिर भी वो ठंडा रहता है। ठीक है, यहाँ हो गया। यहाँ पे ये दिया गया कि ये जो इसके बारे में थोड़ा सा डिटेल दिया गया, थोड़ा सा एक्स्ट्रा नॉलेज दिया गया है कि जो बुझा हुआ जो हम लोग घर में चूना से पेंट होता है, तो पेंट होता है तो उसमें वही हम लोग बिना बुझा हुआ चूना लाते हैं, उसको पानी में मिलाते हैं, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बनता है और फिर हम उसको पोत देते हैं। तो पहला दिन तो नॉर्मल ऐसे ही लगता है, लेकिन 3 दिन 4 दिन बाद क्या होता है, थोड़ा शाइनिंग आने लगता है दीवार पे, व्हाइट वाश जो होता है। तो वो क्यों होता है? तो वो होता है क्या कि कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को क्या होता है, अपने आप CO2 जो बाहर का है, वायुमंडल का CO2 है, उससे रिएक्ट करके कैल्शियम कार्बोनेट बनाता है, और कैल्शियम कार्बोनेट ही दीवारों में चमक लाता है। हम लोग जानते हैं जो संगमरमर है वो भी कैल्शियम कार्बोनेट का ही बना हुआ है। तो सोचिए इसमें बस एक परत लगा देगा तो चलो, वो तो पूरा का पूरा चमक आ गया, और वो तो पूरा संगमरमर कैल्शियम कार्बोनेट का ही है बना हुआ। तो इसीलिए जो चमक आता है वो क्यों आता है? कैल्शियम कार्बोनेट से। और जो लोग चूना घोल बनाते हैं वो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड है। बुझा हुआ चूना कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, बिना बुझा हुआ चूना कैल्शियम ऑक्साइड। ठीक है, इसमें कुछ संयोजन के जो कॉम्बिनेशन रिएक्शन है उसका कुछ और एग्जाम्पल यहाँ दिए हुए हैं, इस पे भी ध्यान दे लीजिए। जैसे कि कार्बन और ऑक्सीजन मिला के CO2 बन गया, H2 प्लस O2 मिला के H2O बन गया। ये मोस्ट है कि हाइड्रोजन जलता, ऑक्सीजन जलाता है और पानी बुझाता है। दो सबका गुणधर्म अलग अलग है और इसी को हम लोग बोलते हैं केमिकल रिएक्शन। इसमें देखिए गैसीय अवस्था, इसका जो स्थिति है वो भी दिया गया है और इसको बैलेंस किया हुआ है। ठीक है, इसको बोलेंगे संयोजन अभिक्रिया। और यहाँ हम देखते हैं कि ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया किसे बोलते हैं। तो जिन अभिक्रिया में उत्पाद के निर्माण के साथ साथ ऊष्मा भी उत्पन्न होती है उसे ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया बोलते हैं। एक्सोथर्मिक रिएक्शन, ऊष्मा भी निकल रही है, जैसे कि बुझा हुआ चूना में था कि बिना बुझा हुआ चूना को पानी से तो बुझा हुआ चूना और हीट ऊष्मा निकला। दूसरा आप देख सकते हैं प्राकृतिक गैस का दहन होता है, जैसे मीथेन है, CH4 को मीथेन बोलते हैं, और उसको ऑक्सीजन के साथ अगर हम दहन कर रहे हैं, ऑक्सीजन के साथ अगर जला दें तो CO2 बन रहा है, H2 बन रहा है, उसके साथ ऊर्जा निकल रही है। क्या आप जानते हैं कि श्वसन एक ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया है? श्वसन हम लोग जो सांस लेते हैं उसमें क्या होता है कि सांस लेते हैं ना, तो इसमें C6H12O6 हमारे अंदर ग्लूकोज रहता है जो कार्बोहाइड्रेट से टूटकर बनता है, और हम लोग जो सांस लेते हैं यानी ऑक्सीजन होता है, फिर ये दहन करके इसमें CO2 बनता है, फिर H2O बनता है, फिर एनर्जी भी बनता है। ठीक है, जिसको हम लोग ATP बोलते हैं, और वही एनर्जी जाके हमारे शरीर में ऊर्जा प्रदान कर रहा है। तो श्वसन एक तरीके से हमारे शरीर में जो ग्लूकोज है उसको तोड़ के उसमें से ऊष्मा निकालता है, जो हमारे शरीर को ऊष्मा प्रदान करता है। ठीक है, यहाँ पे दिया हुआ है कैसे कैसे होता है। जैसे कि ये C6H12 है, ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट किया तो CO2 बना, H2O बना, ये ऊर्जा हुआ। साग सब्जियों का जो कंपोस्ट बनता है वो भी एक ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया है। तो यहाँ पे देखिए संयोजन अभिक्रिया का ये दो दिया हुआ है, C+O2 CO2, H+O2 H2O, Mg+O2 MgO, वो सब याद कर लीजिएगा। और फिर ये ऊष्माक्षेपी रिएक्शन दिया हुआ है कि ऊष्मा, जिसमें ऊष्मा निकलती है, जैसे कि प्राकृतिक गैस का दहन हुआ, श्वसन लेना हुआ, और साग सब्जियों का कंपोस्ट हुआ। अब आते हैं, दो पढ़ लिए, दो टाइप। देखिए ऊष्माक्षेपी और ऊष्माशोषी एक अलग हो गया, जिसमें ऊष्मा निकलता है उसको ऊष्माक्षेपी बोले, एक्सोथर्मिक बोले, और जिसमें ऊष्मा ग्रहण किया जाता है उसको इंडोथर्मिक बोले, और ऊष्मा ये क्या बोलते हैं, उसको ऊष्मा ग्रहण, ऊष्मीय वियोजन क्या बोलते हैं उसको, ऊष्मा ग्रहण बोलेंगे। एक मिनट हम उसको देख लेंगे, जब आगे आएगा तो उसको पढ़ लिया जाएगा। यहाँ पे फिर आगे दिया गया है वियोजन अभिक्रिया के बारे में। वियोजन मतलब टूटना, संयोजन मतलब जुड़ना, वियोजन मतलब टूटना। संयोजन हुआ कि दो या दो से अधिक को मिला के एकल उत्पाद बनता है, और वियोजन में क्या होता है कि एक अभिक्रिया, एक जो उत्पाद है वो टूट के दो या दो से अधिक में उत्पाद बनता है। जैसे कि यहाँ दिया गया है कि
वह अभिक्रिया जिसमें एकल अभिकर्मक या अभिकारक टूटकर छोटे छोटे उत्पाद प्रदान करता है उसे वियोजन अभिक्रिया कहते हैं। जैसे कि यहाँ पे दिया हुआ है फेरस सल्फेट FeSO4, FeSO4 एक है, ठीक है। अब हम इसको जला नहीं रहे, जलाएंगे तो हम +O2 लिखेंगे, इसको हम बस गर्म करें, ऊर्जा दे रहे हैं। ऊर्जा देना तो हम कुछ उसमें ऐड कर नहीं रहे, तो बस ऊर्जा दे रहे हैं, तो इसीलिए इसमें से O2 नहीं लगेगा, उष्मा दे रहे हैं। तो उष्मा दे रहे हैं तो क्या हो रहा है कि FeSO2 पहले क्या होता है, फेरस सल्फेट, इसको हरा होता है, ग्रीन विट्रियोल या हरा होता बोलते हैं। इसमें पहले वाटर मॉलिक्यूल्स होता है इसलिए हरा दिखता है, FeSO4 × 7H2O, ठीक है। तो ये हरा रंग का होता है। जैसे जैसे हम पहले गर्म करते हैं तो फिर ये FeSO4 में होता है तो इसका हरा रंग चला जाता है, फिर ये कलरलेस हो जाता है। फिर FeSO4 को और गर्म करते हैं तो Fe2O3 बनता है, सल्फ्यूरिक ऑक्साइड ये बनता है, SO3 बनता है, ठीक है। इसका सुगंध बहुत ही खराब होता है, सड़े हुए अंडे की तरह होता है सल्फर का जो गंध आता है। और ये जो Fe2O3 है, फेरिक ऑक्साइड है, ये रेडिश ब्राउन का कलर का होता है। तो जब हम ग्रीन कलर का कुछ चीज ली, उसको गर्म किया तो धीरे धीरे वो ग्रीन से कलरलेस हुआ और कलरलेस से सीधे क्या हुआ, रेडिश ब्राउन हो गया। तो ये हमारा वियोजन अभिक्रिया है जिसमें एक जो अभिकारक है उसका विखंडन होकर 2 या 2 से अधिक उत्पादों में विभाजित हो जाता है। छोटे छोटे पदार्थों में विभाजित हो जाता है, उसे वियोजन अभिक्रिया बोलते हैं। इसको इंग्लिश में बोलते हैं डिकम्पोजिशन रिएक्शन, ठीक है। यहाँ पे एक और एग्जाम्पल दिया हुआ है कि लीड नाइट्रेट है, उसको हम लोग गर्म कर रहे हैं तो लीड ऑक्साइड, लीड नाइट्रोजन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन में चेंज हो जा रहा है लीड नाइट्रेट, ठीक है। फिर एक और यहाँ पे कैल्शियम कार्बोनेट वाला दिया ही है, फेरस सल्फेट वाला दिया। कैल्शियम कार्बोनेट है जो चूना पत्थर बना था दीवार में, उसको अगर हम लोग और गर्म करेंगे ना तो बुझा हुआ चूना कैल्शियम ऑक्साइड और O2 में चेंज हो जाएगा, ठीक है। इसका उपयोग सीमेंट निर्माण, तो ये भी पूछा जाता है कि किसका उपयोग सीमेंट निर्माण में होता है, ठीक है। अनेक उपयोग में सीमेंट निर्माण होता है तो कैल्शियम कार्बोनेट का होता है। और ये बिना बुझा हुआ चूना जो हुआ CaO, इसका उपयोग कहाँ होता है, सीमेंट इंडस्ट्री में यूज होता है CaO का, ठीक है। लीड नाइट्रेट का यहाँ पे दिया, ये भी कौन सा रिएक्शन है, एक है और इससे 3 अब बन गए तो ये हो गया वियोजन अभिक्रिया, अपघटन अभिक्रिया हो गया, ठीक है। लीड नाइट्रेट से लीड ऑक्साइड, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन बना। ये जैसे कि हर आप एग्जाम में लिख रहे हैं तो आप उसका परिभाषा लिख रहे हैं और उदाहरण में आपको ऐसे इक्वेशन बना के बढ़िया सा लिखना होगा, तो आपको फुल मार्क्स आएंगे। यहाँ ये क्रियाकलाप दिया गया है, इसमें कहा गया कि एक मग लीजिए, मग में ये 2 कार्बन के रॉड हैं, उसके ऊपर ये शीशा का परख नली रख दीजिए और इसमें हम अटैच कर रहे हैं 6 वोल्ट का एक बैटरी, ठीक है। और इसमें से करंट पास होगा तो हम देखेंगे ना कि ये पानी में ऐसी थोड़ा सल्फ्यूरिक एसिड मिलाते हैं, ये पानी है, बस ये नॉर्मल पानी ही मान लीजिए। तो यहाँ पे एक में ऑक्सीजन आ गया, गैस ऊपर इकट्ठा हो गया, एक में हाइड्रोजन। तो ये मेन रिएक्शन है ना कि जो H2O है उसको कैसे हम लोग अलग अलग कर सकते हैं, हाइड्रोजन में और ऑक्सीजन में, ठीक है। अब इसको बैलेंस कर देते हैं, यहाँ 2 लिख के 2 2 के 4, यहाँ पे 2 लिख दिया, ठीक है, बैलेंस। तो ये उस चीज के बारे में बताया गया है। ये भी हमको लग रहा है वियोजन अभिक्रिया का ही एग्जाम्पल है। देखिए यहाँ पे दिया है कि सिल्वर क्लोराइड है, ये सिल्वर क्लोराइड का फॉर्मूला है AgCl। इसको सूर्य के प्रकाश में रख रहे हैं तो ये अपने आप किस में टूट जा रहा है, सिल्वर में और क्लोरीन में, ठीक है। ये व्हाइट कलर का और ये धूसर कलर का सिल्वर बन जा रहा है। ऐसे ही ब्रोमीन है तो ब्रोमीन भी क्या होता है कि ब्रोमीन बन जा रहा है आपका सिल्वर ब्रोमाइड है, वो बन जा रहा है आपका सिल्वर और ब्रोमीन में। जो सिल्वर ब्रोमाइड है इसका कलर क्या होता है, इसका कलर होता है पेल येलो, मतलब हल्का येलो जो हुआ कलर ना, उस कलर का हुआ, पीला कलर का होता है। और जब हम इसको बाहर गर्म करते हैं तो ये बन जाता है ग्रे या ब्लैक कलर का। तो इसीलिए इसका यूज होता है फोटोग्राफी में, ब्लैक एंड व्हाइट फोटो जो बनाते, श्याम श्वेत फोटो जो बनाते,
उसमें किस अभिक्रिया का प्रयोग होता है? ये अभिक्रिया जो है सिल्वर ब्रोमाइड को हम लोग सूर्य के प्रकाश में थोड़ा सा प्रकाश डालते हैं तो उसमें बन जाता है आपका सिल्वर ब्रोमाइड। जैसे पुरानी फिल्मों में एक ऐसी का रूम रहेगा, छोटा सा पानी उनी रहेगा, उसमें फोटो को ऐसे धोते थे बल्ब के लाइट में और उसको टांग देते थे, फिर धीरे धीरे उस पर फोटो आ जाता था। पुराने फिल्मों में ये सब दिखा था, तो वो सिल्वर ब्रोमाइड का पुराने समय में ब्लैक एंड व्हाइट फोटो निकालने के प्रयोग होता था। ठीक है, यही क्रियाकलाप दिया गया है। फिर इसी को वियोजन अभिक्रिया कहते हैं और इसमें क्या होता है कि उष्मा का अवशोषण होता है। क्या हुआ यहाँ पे, जो सूर्य का प्रकाश हुआ तो सूर्य का प्रकाश भी हल्का उष्मा ही हुआ। यहाँ जो हम लोग देखें लीड नाइट्रेट और ये तापन यानी उष्मा हम लोग लिए हैं, वो कहीं इधर दिखा तो नहीं, ग्रहण किए। तो वियोजन, ज्यादातर जो वियोजन अभिक्रिया जिसमें एक को तोड़ना रहता है उसमें हम लोग उष्मा लेते हैं, ग्रहण करते हैं। ठीक है, तो उसको जो उष्मा को अवशोषित करते हैं उसे क्या कहते हैं? उष्मा शोषी अभिक्रिया। अच्छा, वो जो नाम था कि उष्मा क्षेपी अभिक्रिया, मतलब उष्मा हम लोग दे रहे हैं, मतलब अभिक्रिया के बाद निकल कर आ रहा है, और उष्मा शोषी में हम लोग शुरू में ही उष्मा लेते हैं और उस उष्मा को कहाँ लिखते हैं? ये जो तीर दिए हैं इसके ऊपर उस उष्मा को लिखते हैं। या तो उष्मा लिख सकते हैं या प्रकाश संश्लेषण लिख सकते हैं, जितना उष्मा आप दिए 100 डिग्री सेल्सियस 20 डिग्री सेल्सियस वो लिख सकते हैं। उष्मा शोषी अभिक्रिया, उष्मा शोषित कर लेता है। ये भी जो एग्जाम्पल दिया हुआ है इसमें भी क्या होता है कि जब हम बेरियम हाइड्रोक्साइड को और अमोनियम क्लोराइड को ऐसे सूखे मिला रहे हैं और इस बीकर को बाहर से छू के देंगे एकदम ठंडा रहेगा। क्या होता है कि बाहर से एटमोस्फेयर पे जो उष्मा है उसको ग्रहण कर लेता है और वो एकदम ठंडा तो बनाते हैं। तो इसको हम लोग अगर लिखेंगे भी तो इसका यही हो सकता है, इसका इक्वेशन बेरियम हाइड्रोक्साइड, बी का 2 होता है ना वैलेंसी, तो यहाँ पे 2 कर दिया, बेरियम हाइड्रोक्साइड प्लस अमोनियम NH4Cl। ठीक है, तो ये बन रहा है आपका अमोनियम हाइड्रोक्साइड प्लस बेरियम क्लोराइड। इक्वेशन सही है। यहाँ Cl2 हो गया तो यहाँ भी 2 हो जाएगा, तो फिर NH4 में यहाँ भी 2 देना पड़ेगा। OH2 तो है ही, बेरियम एक है ही, तो यहाँ 2 देके NH4Cl NH4OH के आगे 2 देके तो ये बैलेंस हो गया। तो यही इसका इक्वेशन है। अगर पूछे जाए कि उष्मा शोषी अभिक्रिया क्या है तो ये इक्वेशन लिख दीजिए। यह बेरियम हाइड्रोक्साइड जब अमोनियम क्लोराइड के साथ रिएक्ट करता है तो वो उष्मा शोषी अभिक्रिया हो जाता है, उष्मा क्षेपी नहीं, उष्मा शोषी। ठीक है, ये सब बाद में देख लेंगे, पढ़ लेंगे। ऐसे ही इसका जो है सफेदी का CaO ही है जो पीछे देखे हैं वही चीज है। फिर है विस्थापन अभिक्रिया। विस्थापन अभिक्रिया मतलब डिस्प्लेसमेंट, मतलब जो उसका स्थान है ना उसको वहां से हटा देंगे, विस्थापन हो गया। ठीक है, इसमें क्या होता है कि जो रिएक्शन है दो रिएक्टेंट होते हैं, दो अभिकारक होते हैं, तो एक का दूसरे में दूसरे का इसमें आ जाता है तो वो चेंज हो जाता है, इसीलिए विस्थापन अभिक्रिया बोलते हैं। मतलब जिसमें एक से अधिक अभिक्रियाशील तत्व किसी कम अभिक्रियाशील तत्व को उसके यौगिक से विस्थापित करके अपना स्थान ले लेते हैं, उसे विस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। जैसे देखिए इस अभिक्रिया में जो कॉपर है वो सल्फेट छोड़ के आयरन के साथ हो लिया, मतलब सल्फेट छोड़ के अकेले हो लिया तो उसको विस्थापित हो गया। देखिए यहाँ Fe है, कॉपर सल्फेट है, तो यह आयरन सल्फेट बन गया, कॉपर बन गया। तो यहाँ क्या हुआ, आयरन इसके स्थान पर आ गया और कॉपर इधर अपना चला गया, मतलब एक ही हटाना, तो इसको बोलेंगे हम लोग विस्थापन, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। और जिसमें दो डिस्प्लेसमेंट हो जाए, एक ही चीज का डिस्प्लेसमेंट हुआ, कॉपर का ही डिस्प्लेसमेंट हुआ, लेकिन जिसमें दो चीज का डिस्प्लेसमेंट हो जाए उसको डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, द्विविस्थापन अभिक्रिया बोलते हैं। तो यहाँ विस्थापन अभिक्रिया का कुछ एग्जाम्पल है, जैसे आयरन जो भूरा रंग का है उसको अगर हम नीला रंग में डालते हैं तो रंगहीन हो जाता है। बहुत सोचो नीला रंग का, उसमें कुछ ऐसा ढाल रहे थोड़ा सा चीज, देखिए और उसका कलर बदल जा रहा है, रंगहीन हो जा रहा है, आयरन सल्फेट बन जा रहा है। ठीक है, जो कि लाइट ग्रीन कलर का होगा, मतलब नीला से ग्रीन बन जा रहा है।
जिंक है, उसको कॉपर सल्फेट में डाले तो जिंक सल्फेट बन गया, कॉपर निकल गया। पीबी है, लीड कॉपर क्लोराइड में डाले तो लीड क्लोराइड बन गया। तो ये सब जो है इक्वेशन है जो किस चीज़ का, विस्थापन अभिक्रिया का। फिर है द्विविस्थापन अभिक्रिया। द्विविस्थापन अभिक्रिया में डबल डिस्प्लेसमेंट होता है। मतलब कि क्या हुआ कि Na2 यहाँ सोडियम क्लोराइड के पास, जैसे पहले सोडियम सल्फेट के साथ था तो सोडियम क्लोराइड के साथ चल गया, बेरियम क्लोराइड के साथ था पहले तो बेरियम सल्फेट के साथ चल जाएगा, उसी को बोलेंगे डबल डिस्प्लेसमेंट। देखिए सोडियम सल्फेट था तो बन गया बेरियम सल्फेट, सोडियम क्लोराइड है तो बेरियम क्लोराइड है तो सोडियम क्लोराइड बन गया। तो ये हो गया डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। इसमें क्या होगा कि दो अलग अलग यौगिक अपने आयनों का आदान प्रदान करके दो नए यौगिक का निर्माण करते हैं। जो अपना आयन हुआ बेरियम का सल्फेट का, ये दोनों आदान प्रदान करके नए दो नए यौगिक बनाते हैं, उसे डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन कहते हैं। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन क्या था, जिसमें एक अधिक अभिक्रियाशील जो है वो दूसरे अभिक्रियाशील यौगिक, एक तत्व है। इसमें क्या है कि एक तत्व है और दूसरा यौगिक है। आयरन एक तत्व है, ये एक यौगिक है। तो ये तत्व बहुत क्रियाशील है, इसीलिए इसको हटा दिया क्योंकि बहुत क्रियाशील है कॉपर आयरन। देखो ये जो विस्थापन अभिक्रिया तभी हो पाएगा जब सामने वाला ज्यादा क्रियाशील हो। यही जब कम क्रियाशील होगा जो तत्व है तो वो दूसरे को हटा ही नहीं पाएगा, तो इसको ज्यादा क्रियाशील रहना है। तो आयरन ज्यादा क्रियाशील है कॉपर से, ऐसे भी रिएक्शन में भी, तो इसीलिए इसको हटा देता है और अपना जगह ले लेता है, तो आयरन सल्फेट बन जाता है। तो इसमें क्या है, इसका विस्थापन अभिक्रिया जिसमें एक अधिक अभिक्रियाशील तत्व किसी कम अभिक्रियाशील तत्व को उसके यौगिक से विस्थापन कर लेते हैं और अपना स्थान ले लेते हैं। और द्विविस्थापन अभिक्रिया में यही है कि इसमें दो अलग अलग यौगिक दो आयनों का आदान प्रदान करके दो नए यौगिक बनाते हैं। ठीक है, तो ये आपका डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन कहलाता है, जिसमें लीड नाइट्रेट और पोटेशियम आयोडाइड हम लोग देखे थे। पीछे में लीड नाइट्रेट और पोटेशियम आयोडाइड शुरू में देखे थे, वो एग्जाम्पल किसका है, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन का है, जो एकदम शुरू में 1.2 में देखे थे। उसको एक बार यहाँ बोला है कि उसको कैसे समीकरण कर ले, तो उसको कर लेते हैं। क्या है, लीड नाइट्रेट PbNO3, Pb का 2 यहाँ पे आ जाएगा, पोटेशियम आयोडाइड बना क्या, लीड आयोडाइड और पोटेशियम नाइट्रेट। अब इसको बैलेंस कर लेते हैं। बैलेंस करेंगे तो देखेंगे कि नाइट्रेट तो यहाँ 2 है और यहाँ 1 ही है, तो इसको 2 करने के लिए यहाँ 2 किए, 2 पोटेशियम के तो 2 यहाँ भी करना पड़ेगा, 2 पोटेशियम 2 आयोडाइड है ही, Pb एक है ही, हो गया बैलेंस। तो ये हो गया इसका फॉर्मूला। और ये द्विविस्थापन पर है तो ऑफ कोर्स है Pb के का स्थान ले लिया, के Pb का स्थान ले लिया। ठीक है, अब आते हैं, ये हम लोग कौन कौन सा अभिक्रिया पढ़ लिए, एक बार रिवाइज कर लेते हैं कि शुरू से हम लोग एक कॉम्बिनेशन रिएक्शन देखें, संयोजन अभिक्रिया जिसमें 2 या 2 से अधिक जो क्या बोलते हैं, संयोजन अभिक्रिया में यही है ना कि जिसमें 2 या 2 से अधिक अभिकारक मिलकर एक उत्पाद का निर्माण किया, संयोजन अभिक्रिया। जिसमें कैल्शियम हाइड्रोजन बिना बुझा हुआ चूना है, बुझा हुआ चूना बनता है, वही एग्जाम्पल है। और ये पानी वाला एग्जाम्पल भी है, H2+O2 तो H2O बन गया, और कार्बन डाइऑक्साइड भी है, C+O2 CO2 बन गया। ठीक है, और सब भी फिर इसी में जो कॉम्बिनेशन रिएक्शन है, इसी में हम लोग उष्मा छेपी अभिक्रिया भी देखे हैं, जिसमें उष्मा निकलता है। तो उष्मा किसमें निकलता है, तो एक तो हम लोग जो सांस लेते हैं, जो श्वसन होता है, वो भी उष्मा छेपी अभिक्रिया, इसमें उष्मा निकलता है। दूसरा है प्राकृतिक गैस का दहन, मीथेन प्लस ऑक्सीजन CO2 निकल गया। और तीसरा है कि कैसे साग सब्जियों का जो कंपोस्ट बनता है वो भी उष्मा छेपी है, एक्सोथर्मिक। ठीक है, मतलब उष्मा बाहर निकला। फिर एक हम लोग पढ़ लिए क्या, संयोजन अभिक्रिया, दूसरा उष्मा छेपी अभिक्रिया। तीसरा पढ़े वियोजन अभिक्रिया यानी अलग होने वाला है, मतलब एक अभिक्रिया लेंगे, वो उसको अगर हम उष्मा प्रदान करें हैं तो वो विखंडित होकर 2 या 2 से अधिक उत्पाद में बदल जाएगा, उसको वियोजन कह दिए। इसमें एग्जाम्पल लिए हम लोग, ये तो संयोजन का हो गया। वियोजन में हम लोग लिए कि कैल्शियम कार्बोनेट है, उसमें उष्मा दिए तो बन गया कैल्शियम ऑक्साइड और CO2।
और इसको बोलते हैं उष्मा शोषी अभिक्रिया, इंडोथर्मिक। इसमें उष्मा दिया और वो अवशोषित कर लिया, ठीक है। इसका और भी एग्जाम्पल दिया गया है कि वियोजन मतलब जो टूट जाना हुआ, तो इसमें सिल्वर क्लोराइड सिल्वर ब्रोमाइड दिया गया। और जो ब्लैक एंड व्हाइट फोटो बनता है किससे बनता है, सिल्वर ब्रोमाइड से बनता है। सिल्वर ब्रोमाइड को अगर येलो कलर का तो उसको गर्म करेंगे तो सिल्वर और ब्रोमीन में टूट जाता है, ठीक है। इसका एक्सपेरिमेंट दिया हुआ, इसको उष्मा शोषी अभिक्रिया भी कहते हैं। उष्मा शोषी का एक तो ये हो गया, सिल्वर ब्रोमाइड वाला हो गया, सिल्वर क्लोराइड वाला हो गया, और लीड नाइट्रेट वाला हो गया। और दूसरा जो हुआ ये बेरियम हाइड्रोक्साइड, और ये उष्मा शोषी में बेरियम हाइड्रोक्साइड और अमोनियम क्लोराइड जो है ये उष्मा शोषी अभिक्रिया का एग्जाम्पल है। विस्थापन अभिक्रिया हम लोग देख ले, जिसमें डिस्प्लेसमेंट होता है कॉपर का, जैसे कि आयरन को कॉपर सल्फेट के साथ करे तो ज्यादा विक्रियाशील वाला कम क्रियाशील का स्थान ले लेता है। तो इसमें आयरन कॉपर सल्फेट हुआ, जिंक का कॉपर सल्फेट का, तो ये दो को कॉपर सल्फेट से कर लीजिएगा, और लीड का ये कॉपर क्लोराइड से। फिर द्विविस्थापन मतलब डबल डिस्प्लेसमेंट, दो अभिकारक है यौगिक के अलग अलग अपना आयनों में परिवर्तन अदला बदली कर लेते हैं, जैसे कि सोडियम सल्फेट और बेरियम क्लोराइड से बेरियम सल्फेट और सोडियम क्लोराइड बन गया। अब आते हैं, एक टॉपिक है उपचयन और अपचयन, इसको बाद में भी बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। उपचयन को बोलते हैं ऑक्सीडेशन और अपचयन को बोलते हैं रिडक्शन। क्या बोलते हैं, ऑक्सीडेशन, ऑक्सीडेशन, और अपचयन को बोलते हैं रिडक्शन अंग्रेजी में, ठीक है। उपचयन को ऑक्सीडेशन, यहाँ पे बताया हुआ है, क्या लिखा हुआ है, अभिक्रिया के समय जब किसी पदार्थ में ऑक्सीजन की वृद्धि होती है तो हम कहते हैं कि उसका उपचयन हुआ, उसका ऑक्सीडेशन हुआ, बढ़ गया, उपचयन, ऊपर चयन अपना कर लिया। और जब उसमें से ऑक्सीजन का ह्रास हो जाता है, ऑक्सीजन कम होता है, तो हम बोलते हैं अरे उसका चयन नीचे हो गया, अपचयन हुआ, ठीक है। उपचयन हुआ यानी ऊपर बढ़ गया, क्या ऊपर बढ़ा, ऑक्सीजन। अपचयन हुआ मतलब नीचे चला गया, क्या नीचे चला गया, तो ऑक्सीजन। तो ऑक्सीजन के आधार पर हम लोग उपचयन और अपचयन करते हैं, ठीक है। तो और एक हम लोग हाइड्रोजन के आधार पर भी ऑक्सीडेशन रिडक्शन या उपचयन या अपचयन करते हैं। तो उसमें क्या होता है, इसके विपरीत होता है ऑक्सीजन। जैसे हम लोग उपचयन किसको बोले, उपचयन हम लोग बोले कि उपचयन मतलब ऊपर बढ़ा कर ऑक्सीजन का मात्रा ऊपर बढ़ा, और हाइड्रोजन क्या हुआ, हाइड्रोजन घटा। तो हम लोग यहाँ पीछे में ये दिया हुआ है, यहाँ पे लिखा हुआ है कि इस आधार पर हम ये कह सकते हैं कि किसी अभिक्रिया में पदार्थ का उपचयन तब होता है जब उसमें ऑक्सीजन बढ़ता है या हाइड्रोजन का ह्रास होता है या घटता है। और अपचयन होता है यानी ऑक्सीजन घटा और उसका उल्टा क्या हुआ, हाइड्रोजन बढ़ा, ठीक है। ये इसका फॉर्मूला हो गया। और समझने के लिए ऑक्सीजन में वृद्धि होती है तो उपचयन, ऑक्सीजन में घटता है ह्रास होता है तो अपचयन। तो यहाँ एग्जाम्पल दिया है कॉपर और ऑक्सीजन। तो यहाँ पे हम बताइए कि किसका उपचयन हुआ किसका अपचयन हुआ। कॉपर है, कॉपर जाके उसमें क्या हुआ, कॉपर में ऑक्सीजन जुड़ गया है, तो इसका तो भैया ऑक्सीजन जुड़ा है, अपचयन हो गया, सॉरी उपचयन होगा, ऊपर उठ गया ना, ऊपर से उपचयन, ठीक है। ऑक्सीजन O2 था, ऑक्सीजन O2 में पढ़ा तो ऑक्सीजन का रहने दो, ऐसे ऑक्सीजन का जो आयन है वो कम हो गया, तो मान सकती हो कि इसका अपचयन हुआ है। और CO प्लस O2 CuO प्लस H2 है, तो Cu के पास ऑक्सीजन था, अब वो ऑक्सीजन हट गया तो इसका क्या हुआ, अपचयन हो गया। और हाइड्रोजन के पास ऑक्सीजन था नहीं, हाइड्रोजन के पास ऑक्सीजन आ गया तो इसका क्या हुआ, उपचयन हो गया, ऊपर चला गया, ठीक है। अपचयन उपचयन, ठीक है। यहाँ पे रिडॉक्स रिएक्शन उसको बोलते हैं जिसमें उपचयन अपचयन दोनों है, जैसे उसमें उपचयन अपचयन दोनों हुआ। रिडॉक्स मतलब रिडक्शन भी हो और ऑक्सीडेशन भी हो, उपचयन भी हो और अपचयन भी हो, दोनों हो। जैसे कि इसमें है जिंक का क्या हो रहा है, ऑक्सीजन घट जा रहा है तो अपचयन होता है, और सी का क्या हो रहा है, इसमें ऑक्सीजन बढ़ जा रहा है तो इसका उपचयन हो जा रहा है, ठीक है। वैसे ही मैग्नीज ऑक्साइड हो गया
और HCl है, तो मैग्नीशियम क्लोराइड बनाए तो ऑक्सीजन, मैग्नीशियम ऑक्साइड का क्या हुआ, मैग्नीशियम इधर गया तो ऑक्सीजन इसमें से चला गया, तो इसका क्या हुआ, अपचयन हो गया। अप मतलब नीचे जाना, हिंदी में अपचयन यानी रिडक्शन हो गया, ऊपर उठना को उपचयन बोलेंगे। ठीक है, ये हो गया मैग्नीशियम का हो गया, इसी से हम लोग पता करेंगे। फिर है कि एक दो चीज यहाँ पे दिया हुआ है, संक्षारण। संक्षारण को बोलते हैं इंग्लिश में कोरोजन। कोरोजन यानी उसका क्षति होना, संक्षारण मतलब क्षति पहुंचना, नष्ट होना, जीर्ण शीर्ण होना, यानी कोरोजन यानी जंग वंग लग जाता है ना, जिससे कोई भी मेटल वेटल खराब हो जाता है, उसी को संक्षारण बोलते हैं। ठीक है, यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है कि जब कोई धातु अपने आसपास अम्ल, आर्द्रता या के संपर्क में आती है तभी संक्षारित होती है, और इस प्रक्रिया को संक्षारण बोलते हैं। ठीक है, यहाँ से यहाँ इसका डेफिनेशन हो गया है कि संक्षारण वह प्रक्रिया है जिसमें धातु अपने आसपास के अम्ल, आर्द्रता के संपर्क में आकर क्षीण होती चली जाती है, उसे संक्षारण कहते हैं। जैसे कि चांदी के ऊपर काली परत जम जाती है, वो जो काली परत जम जाती है वो किस चीज को क्या, और तांबे के ऊपर हरी परत जम जाती है, तो चांदी के ऊपर जो काली परत रहती है वो रहती है सिल्वर। जब हाइड्रोजन सल्फाइड से रिएक्ट करता है तो बनाता है सिल्वर सल्फाइड। तो जो चांदी सिल्वर के ऊपर काली रंग होती है वो रहती है सिल्वर सल्फाइड, और तांबे के ऊपर जो हरी परत रहती है वो पानी के रिएक्शन से बनता है, वो बनता है सिल्वर हाइड्रोक्साइड। और कॉपर हाइड्रोक्साइड और कॉपर कार्बोनेट, इस दोनों के कॉम्बिनेशन से बनता है हरा कलर, और इसी कारण वो तांबे पे हरा कलर दिखता है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, कैल्शियम कार्बोनेट। वो आगे का जो चैप्टर 3 है उसमें संक्षारण को और डिटेल से पढ़ेंगे कि कैसे कैसे संक्षारण रोका जाता है, कि उसको तेल उस पर कवर कर, या ग्रीस से उसको रोक दिया जाता है, जैसे कि जंग ना लगे, खराब ना हो, या जिंक का परत चढ़ा दिया जाता है किसी किसी मेटल पे, तो जिसको गैल्वेनाइजेशन बोलते हैं, गैल्वेनीकरण बोलते हैं, या उस पे उसका मिश्र धातु बना लो। तो इस सब चीज से हम लोग क्या होता है, संक्षारण होने से मेटल का धातु का संक्षारण कम होगा, ये सब उपाय बनाएंगे। एक है विकृत गंधिका, जिसको रैनेसिडिटी बोलते हैं अंग्रेजी में। क्या बोलते हैं, रैनेसिडिटी। रैनेसिडिटी मतलब हो गया कि उसका जो विकृत गंधिका, विकृत मतलब खराब, और गंधिका मतलब गंध आना, जब खराब गंध आता है उसको विकृत गंधिका बोलते हैं, अंग्रेजी में रैनेसिडिटी बोलते हैं, मतलब रेन में उसको एसिडिटी हो गया, मतलब खराब हो गया। इसमें क्या होता है कि जब वसा युक्त या तेलीय खाद्य सामग्री को लंबे समय तक रखते हैं तो क्या होता है, तब क्या होता है कि अब उसका वो पदार्थ अपचयित होकर उसका तेल और वसा विकृत गंधी हो जाता है, उसमें से गंदा स्मेल आने लगता है, उसके स्वाद और गंध बदल जाते हैं, और इस प्रक्रिया को हम लोग क्या बोलते हैं, विकृत गंधिका बोलते हैं। यहाँ पे इसीलिए खाद्य सामग्री को बचाने के लिए या तो हम कोल्ड स्टोरेज में रख देते हैं, या हम एक एंटीऑक्सीडेंट प्रतिऑक्सीकारक पदार्थ, जैसे कि चिप्स उप्स होता है लेज, तो उसके अंदर जो हवा भरा रहता है वो नाइट्रोजन भरा रहता है, नाइट्रोजन जो होता है वो एंटीऑक्सीडेंट का काम करता है, तो उससे वो बच जाता है। ये हमारा चैप्टर आज का हुआ समाप्त। अगले वीडियो में जो ये सब क्वेश्चन है, ये सब जो दिए हुए प्रश्न, और जो लास्ट में जो अभ्यास दिए हुए हैं समीकरण, इसको कैसे इक्वेशन को सॉल्व करेंगे, और साथ में जो संतुलित रासायनिक समीकरण क्या है, ऊष्माक्षेपी ऊष्माशोषी अभिक्रिया क्या है, विस्थापन द्विविस्थापन में अंतर क्या है, ये सब हम जो टॉपिक है इसको अगले वीडियो में हम कवर करेंगे, और साथ साथ कुछ MCQs, कुछ PYQs, प्रीवियस क्वेश्चन के पैटर्न के बारे में जानेंगे। तब तक के लिए मेरे वीडियो में ऐसे बने रहिए। आगे मैं 10th क्लास के सारे चैप्टर को क्लियर करूँगी, एक एक वीडियो एक एक चैप्टर को क्लियर करते जाएगा, और साथ में एक चैप्टर कंप्लीट होने के बाद एक दूसरा वीडियो आएगा जिसमें जितने भी क्वेश्चन आंसर है उसको कवर किया जाएगा। और मेरी आशा है, मेरी ख्वाहिश है कि मैं क्लास 10 के सारे चैप्टर को ऐसे वीडियो बना के कंप्लीट कर दूँ। तब तक के लिए धन्यवाद, थैंक यू।